किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी साथियों से जुड़े दस्तावेजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के क्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखे हुए लेख क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसे की पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। आज आप सुनेंगे इसकी 6वीं कड़ी। दिल्ली मीटिंग और उसके बाद 8 सितंबर 1928 को मीटिंग में भाग लेने के लिए 4 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल मिलाकर 10 साथी कोटला फिरोज शाह में जमा हुए थे। इनमें 2 बिहार से, 2 पंजाब से, 1 राजस्थान से और 5 संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थे। यूपी के 5 साथियों में से भी 2 ने मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि बाकी साथियों ने उनकी कुछ शर्तें नहीं मानी। इस प्रकार केवल 8 साथियों ने ही बातचीत में भाग लिया। आजाद को सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली नहीं लाया गया था, लेकिन उनसे सभी मुद्दों पर पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। मीटिंग में 2 दिन की बहस के बाद भगत सिंह द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों को 2 के खिलाफ 6 के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी, जो कि दोनों बिहार से थे, ने समाजवाद को पार्टी के अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाए जाने और पार्टी का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया। आगे चलकर जब दिसंबर 1928 में भगत सिंह कलकत्ता गए और त्रैलोक्य चक्रवर्ती तथा प्रतुल गांगुली, जो उस समय तक जेल से छूटकर बाहर आ चुके थे, से मिले, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली मीटिंग के लिए बंगाल को आमंत्रित करने जो साथी पहले आए थे, उनको दुर्भाग्यवश एक गलत आदमी से मिला दिया गया था। भगत सिंह ने दोनों नेताओं को दिल्ली के फैसले से अवगत कराया और सभी मुद्दों पर उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली। वे हमसे कुछ साथियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए यतीन्द्रनाथ दास को आगरा भेजने के लिए भी सहमत हो गए। 1928 के आते आते हम लोगों ने समाजवाद को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन अमल में हम पर अतीत का साया अब भी हावी था। फिर भी ये कहना गलत होगा कि सैंडर्स वध और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के पीछे भगत सिंह की किसी प्रकार की मानसिक कुंठा या निराशा काम कर रही थी, जैसा कि एस एन मजुमदार ने साबित करने की कोशिश की है। वे लिखते हैं, त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने उन्हें यानी भगत सिंह को 5000 की एक युवा वॉलंटियर वाहिनी संगठित करने की सलाह दी, जैसी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय दिसंबर 1928 में संगठित की गई थी। चक्रवर्ती ने आगे लिखा है कि भगत सिंह ने उनकी सलाह पर अमल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसने उसके दिमाग में कुंठा और निराशा को जन्म दिया और कुछ सनसनीखेज काम की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में उसके विश्वास को और पक्का कर दिया। शीघ्र ही उसके बाद असेंबली में बम फेंकने की घटना हुई। ये सारी कहानी तथ्यों से मेल नहीं खाती। पहली बात तो ये है कि भगत सिंह ने कभी कोई बड़ा राजनीतिक कदम पार्टी की केंद्रीय कमेटी को विश्वास में लिए बगैर नहीं उठाया। 5000 नौजवानों की एक वॉलंटियर सेना गठित करने का प्रश्न कभी भी केंद्रीय समिति के सामने बहस के लिए नहीं आया। दूसरी बात यह कि इस प्रकार की किसी वॉलंटियर सेना का विचार हवा में पुल बांधने जैसा विचार था। 4-5 दिनों के लिए थैलियों के सहारे खुले तौर पर 5000 की वॉलंटियर सेना खड़ी कर लेना एक बात थी, लेकिन गुप्त क्रांतिकारी काम के लिए राजनीतिक तौर पर सजग, प्रशिक्षित और अनुशासित नौजवानों की इतनी बड़ी सेना कुछ महीनों में खड़ी कर लेना संभव ही नहीं था। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भगत सिंह कलकत्ते से जनवरी 1929 के पहले सप्ताह में वापस आए। फरवरी में जब यतीन्द्रनाथ दास आगरा आए तो हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में बम फैक्ट्री स्थापित करने के काम में व्यस्त हो गया था। फिर मेरठ की गिरफ्तारियों से पहले फरवरी के अंत में आगरा में ही असेंबली में बम फेंकने का फैसला लिया गया। ऐसी स्थिति में भगत सिंह का त्रैलोक्य बाबू की सलाह पर अमल करने का प्रयास करना, विफल होना, निराशा और पछती का शिकार होना आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार की असफलता, निराशा, कुंठा आदि की मनगढ़ंत बातों से असेंबली में बम फेंकने के काम का राजनीतिक महत्व ही समाप्त हो जाता है और वो एक व्यक्ति की कुंठा और निराशा का परिणाम मात्र रह जाता है।
ऐसी ही हानिकारक और असेंबली में बम फेंकने के महत्व को कम करने वाली कहानी मनमथ नाथ गुप्त ने दी है। सुखदेव राज, शहीद सुखदेव नहीं, जो कि 1928 और 29 के पूर्वार्ध में कहीं भी तस्वीर में नहीं था, उसके द्वारा प्रसारित एक 100% मनगढ़ंत कहानी को आधार बनाकर गुप्त जी ने कहा है कि पार्टी असेंबली में बम फेंकने के लिए सुखदेव तथा बटुकेश्वर दत्त को भेजने के पक्ष में थी, लेकिन भगत सिंह के प्रति व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण उसने भगत सिंह को बीके दत्त के साथ जाने के लिए मजबूर कर दिया। चंद्रशेखर आजाद और दूसरे लोग निकल आने के पक्ष में थे, लेकिन भगत सिंह इसके लिए राजी नहीं हुए। उनका तर्क था कि जनता को जगाने के लिए उच्चतम बलिदान की आवश्यकता है। यहाँ पर यह कहना ही गलत है कि असेंबली में बम फेंकने के लिए सुखदेव को चुना गया था। आगरे में केंद्रीय कमेटी की पहले दिन की मीटिंग में जो 2 नाम तय हुए थे, वे थे बटुकेश्वर दत्त और विजय कुमार सिन्हा। इस काम के लिए किसी भी स्तर पर सुखदेव का नाम कमेटी में विचारार्थ नहीं आया। हमारे सामने विचार विमर्श का मुख्य विषय राजनीति था, न कि व्यक्तिगत ईर्ष्या या वैरभाव, जो सौभाग्यवश उस समय हमारे बीच में नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि असेंबली में बम फेंकने के लिए विजय कुमार सिन्हा के स्थान पर भगत सिंह को भेजने के लिए सुखदेव पूरी तरह उत्तरदायी था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो ईमानदारी के साथ विश्वास करता था कि भगत सिंह के अलावा और किसी के जाने से काम का राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जहाँ तक उच्चतम बलिदान का सवाल है, क्रांतिकारी आंदोलन में बलिदान की कमी नहीं रही और हर बलिदान उच्चतम होता है। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह एक निराश एवं विफल मनोरथ नौजवान था, जिसने असेंबली में बम फेंककर आत्महत्या करने का एक आसान रास्ता निकाल लिया था। असेंबली में बम फेंकने का फैसला कैसे और कब लिया गया? राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के इतिहास में तीसरे दशक के अंतिम वर्ष, खासकर 1928 से 30 के वर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण थे। यही समय था जब वामपंथी शक्तियों ने संगठित रूप से एवं दृढ़ता पूर्वक बोलना आरंभ कर दिया था। सर्वहारा वर्ग की बड़ी बड़ी जुझारू हड़तालों ने देशव्यापी रूप धारण कर लिया था। मजदूरों की संगठित ट्रेड यूनियन गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, जिसके फलस्वरूप मजदूर काम के हालात में सुधार और मजदूरी में बढ़ोतरी के लिए और अधिक मुस्तैदी के साथ संघर्ष करने की स्थिति में आ गए थे। मजदूरों, नौजवानों और विद्यार्थियों में कम्युनिस्टों का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ रहा था। देश में पहली बार बाएं बाजू का राजनीतिक आंदोलन सर उठा रहा था। उस समय की युवा पीढ़ी की सोच की दिशा का वर्णन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बुद्धिजीवियों, यहाँ तक कि सरकारी अफसरों में भी साम्यवाद और समाजवाद के अस्पष्ट विचार फैल चुके थे। कांग्रेस के नौजवान पुरुष और महिलाएं जो पहले ब्राइस ऑन डेमोक्रेसी, मार्ले और कीथ और मैजनी को पढ़ा करते थे, अब जब भी उन्हें उपलब्ध होती तो समाजवाद, कम्युनिज्म और रूस पर किताबें पढ़ते थे। इन नए विचारों की तरफ लोगों का रुझान पैदा करने में मेरठ षड्यंत्र केस ने काफी सहायता पहुंचाई थी। विश्व आर्थिक संकट ने भी लोगों को इस तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था। चारों तरफ जिज्ञासा की एक नई भावना स्पष्ट दिखलाई पड़ रही थी। मौजूदा संस्थाओं के प्रति एक प्रश्नवाचक और चुनौती भरी जिज्ञासा। उस मानसिक तूफान का आम रुख स्पष्ट था, लेकिन वो अभी भी एक हल्की बयार थी, स्वयं अपने से अनभिज्ञ। अंग्रेज साम्राज्यवादियों को इस सबसे चिंता हुई और उन्होंने आंदोलन को प्रारंभ में ही कुचल देने का फैसला किया। अधिकारी इतने घबराए हुए थे और सरकार का दिमाग किस तरह काम कर रहा था, ये देखने के लिए एक मिसाल ही पर्याप्त होगी। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक सर डेविड पैट्रिक ने भारत में कम्युनिज्म पर अपनी रिपोर्ट में, जिसे उन्होंने 1929 में तैयार किया था, बोल्शेविक अभिशाप के रूप में नीचे लिखे शब्दों में वर्णन किया है। सन 1920 में तीसरी इंटरनेशनल ने अपनी दूसरी कांग्रेस में जो थीसिस पास की थी, उसमें सर सेसिल केए ने भारत के खिलाफ एक सुनिश्चित षड्यंत्र के कीटाणुओं को ठीक ही पहचाना था। उस थीसिस में कहा गया था, उपनिवेशिक और अर्ध उपनिवेशिक देशों का राष्ट्रीय आंदोलन वस्तुगत दृष्टिकोण से और बुनियादी तौर पर क्रांतिकारी संघर्ष है और इसलिए वो विश्व क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ग्रेट ब्रिटेन ने बोल्शेविक हमले का मुख्य प्रहार अपने ऊपर लिया है, क्योंकि वो विश्व क्रांति, जिसे बोल्शेविक लोग अपनी अंतिम सफलता के लिए जरूरी शर्त मानते हैं, के खिलाफ मुख्य किलों में से एक है।
बोल्शेविकों का यह विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत सबसे कमजोर बिंदु है और वे इसे धार्मिक विश्वास के रूप में दिल में संजोए हुए हैं कि जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक रूस इंग्लैंड के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सकेगा। जे क्रेरर ने, जो उस समय भारत सरकार के होम मेंबर थे, कहा था कि एक व्यवस्थित समाज के लिए कम्युनिज्म के सिद्धांत और अमल से अधिक विध्वंसक और कोई चीज नहीं हो सकती। कम्युनिज्म बाएं बाजू की शक्तियों और श्रमिक वर्ग के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश करने का फैसला किया, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पहला बिल उन लोगों के खिलाफ था जो ब्रिटिश भारत या किसी भारतीय रजवाड़े के निवासी नहीं थे। पहले बिल में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेज या अन्य विदेशी कम्युनिस्ट को भारत से निकाल दें। दूसरे बिल का उद्देश्य मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की कटौती करना था। असेंबली में पूरे विरोध पक्ष ने, जनता ने और प्रेस ने दोनों बिलों का जमकर विरोध किया। इस चौमुखी विरोध को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने 6 सितंबर 1928 को पब्लिक सेफ्टी बिल असेंबली में पेश किया। 24 सितंबर को सदन ने उसे नामंजूर कर दिया। जनवरी 1929 में कुछ फेरबदल के साथ सरकार ने उसे फिर असेंबली के सामने रखा। जिस समय समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि सरकार ने बिल को असेंबली में फिर से पेश करने का फैसला किया है, उस समय भगत सिंह आगरे में था। समाचार पर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो बड़ी तीखी थी। उसने कहा कि सरकार के इस मनमानेपन के खिलाफ प्रतिवाद के रूप में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। वो लाहौर गया, सुखदेव के साथ अपने प्रस्तावों पर बात की, वापस आया, केंद्रीय कमेटी की बैठक बुलाई और उसके सामने अपने प्रस्ताव रखे। संक्षेप में उसके प्रस्ताव इस प्रकार थे। पहला, पार्टी को असेंबली में बम फेंककर सरकार के इस सख्त एवं हठी रवैये का विरोध करना चाहिए। दूसरा, इस काम को करने के लिए जो साथी तैनात किए जाएं, वे काम के बाद भागने की कोशिश करने की बजाय वहीं आत्मसमर्पण कर दें और केस के दौरान अदालत को पार्टी के उद्देश्यों के प्रचार के लिए मंच के तौर पर इस्तेमाल करें। और तीसरा, इस फैसले को कार्यान्वित करने के लिए एक और साथी के साथ उसे स्वयं जाने की अनुमति दी जाए। भगत सिंह के पहले 2 सुझावों का केंद्रीय कमेटी के सभी साथियों ने स्वागत किया, लेकिन उसका तीसरा सुझाव किसी ने भी नहीं माना। ये मीटिंग आगरे में हुई थी और पहले दिन सुखदेव उसमें उपस्थित नहीं था। सुखदेव के आ जाने पर भगत सिंह को बल मिला और काफी बहस के बाद अंत में कमेटी ने भगत सिंह का तीसरा प्रस्ताव भी मान लिया। दूसरा बिल यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल असेंबली में 4 सितंबर 1928 को पेश किया गया था। सदन ने उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। वहां से कुछ फेरबदल के साथ उसे 2 अप्रैल 1929 को बहस के लिए असेंबली के सामने फिर लाया गया। सदन ने 8 अप्रैल को 38 के खिलाफ कुछ वोटों से उसे पास कर दिया। जैसे ही अध्यक्ष महोदय वोटिंग का परिणाम घोषित करने के लिए उठे, वैसे ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से असेंबली भवन में बम फेंके और नारे लगाने के साथ साथ पर्चे भी गिराए, जिनमें बम फेंकने के राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट किया गया था। यह पर्चा उसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स के सांध्यकालीन परिशिष्ट में प्रकाशित हो गया था। यह हमें क्रांतिकारी आंदोलन के एक छोटे दौर में पहुंचा देता है, जिसका जिक्र लोग कभी कभी आतंकवादी साम्यवाद या टेरो कम्युनिज्म के नाम से करते हैं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखा हुआ लेख, क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास, चापेकर बंधुओं से भगत सिंह तक। इस लेख को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अभी आपने सुनी इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।